हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ गया हूं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के यूनिट 4 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बेसिक चीज़ें अपन ने इस सब्जेक्ट के अंदर सीखी। बहुत एक लर्निंग आउटकम वाला सब्जेक्ट है। 4th यूनिट यूजुअली सबसे छोटी यूनिट है इस पूरे सिलेबस के अंदर और एक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मटेरियल है कम और स्कोर है ज़्यादा, क्योंकि वेटेज तो हर यूनिट का इक्वल होता है। तो जल्दी से अपनी यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हमारे द्वारा पूरा MBA का कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ई बुक्स का जो कोर्स है वो 799 का है। यदि आप हार्ड कॉपीज भी रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो वो भी आपके घर पे होम डिलीवर किया जा रहा है 4 to 5 डेज के अंदर। तो ये पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू चेक कर सकते हो। आइए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचर। अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचर का हम यहाँ पर मतलब क्या है, थोड़ा सा ये समझना। अभी तक अपन ने क्या क्या देख रखा है थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, ताकि ये वाला टॉपिक आप ऐसे उड़ा दोगे। कैसे? ऐसे है बिल्कुल। आज आज बहुत सारी चीज़ें निपटेंगे अपने। देखना 5th यूनिट में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज ही अपलोड हो जाए और पूरा यूनिवर्सल वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। देखो, अपन ने जो हार्मोनी पढ़ा है अभी तक, उसमें कहाँ कहाँ तक देखा है देखना। एक तो मैंने पढ़ी है हार्मोनी सेल्फ की, जिसमें मैंने बताया था आपको बॉडी प्लस आई के बारे में हार्मोनी, ठीक है। दूसरी मैंने हार्मोनी पढ़ाई आपको कि फैमिली की। तीसरी हार्मोनी हमने देखी है सोसाइटी की, ठीक है। और उसी के साथ में अपन नेशन की हार्मोनी भी मान के चलते हैं। खैर, ये नेशन की हार्मोनी का टॉपिक वापस से आएगा 5th यूनिट के अंदर, इसलिए इसको फिर से देखेंगे। और इसके अलावा एक हार्मोनी और यहाँ पर इमर्ज हुई है, वो हुई है अपनी नेचर की हार्मोनी। अब यहाँ पर जब मैं नेचर की हार्मोनी की बात कर रहा हूँ तो पूरे पृथ्वी के अंदर जो सबसे बेस्ट हार्मोनी चलती है, सिंक्रोनाइजेशन चलता है, रीयूज चलता है, रिसाइक्लेबिलिटी चलती है, वो इंसानों के द्वारा नहीं चलती, वो नेचर के यानी प्रकृति के द्वारा चलती है। नेचर में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई रीज़न जरूर है। भले ही वो कोई भी जीव हो, कोई कितना ही बड़ा जीव हो और कितना ही छोटा जीव हो, उसके जीवन का कोई ना कोई वजूद और कोई ना कोई उसकी ज़रूरत जरूर है। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि ये जो नेचर है की हार्मोनी है, इसका मतलब अब बुक के ऊपर चल लेते हैं। यानी कि नेचर की हार्मोनी, यानी कि देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि मांसाहारी जीव जो हैं वो मांस खा रहे हैं, शाकाहारी जीव जो हैं वो आपके फल पत्तियाँ इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं। शाकाहारी जीवों की संख्या जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है ना, मांसाहारियों की कम होती है। अगर मांसाहारियों की ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, नॉन वेजिटेरियंस की ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। जितना छोटा जीव होता है यानी कि बैक्टीरिया, उसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होती है। ये याद रखिएगा, जितना छोटा सूक्ष्म जीव होता है ना, इस तरीके से नेचर डिज़ाइन किया हुआ है कि जितना छोटा जीव होगा उसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए उतना हेल्दी होता है। लाइक कि अभी जिस मुंह से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें करीबन अगर देखा जाए तो 7 अरब के करीबन बैक्टीरिया होंगे। जी हाँ, 7 अरब के करीबन इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे। जितनी ह्यूमन अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन है, इतने बैक्टीरिया तो एक ह्यूमन बॉडी हमेशा कंज्यूम करते हुए चलता ही चलता है। तो हार्मोनी इन द नेचर है ना। अब ये क्या है हार्मोनी का मतलब कि नेचर अपने तरफ से, आपने देखा होगा कोविड के समय में गंगा अपने आप साफ हो गई थी, है ना। सारा अगर हम पृथ्वी पे अगर ह्यूमन के थोड़े से मूवमेंट को रोक देते हैं या उसकी एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं, तो नेचर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अपने आप ही 6 महीने के अंदर पूरा वापस वैसे हो जाता है जैसे सालों से खराब से आपके प्रदूषण से हुआ हो। और ह्यूमन बॉडी भी कुछ इस तरीके से ही डिजाइन है। तो हार्मोनी इन द नेचर रिफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस एंड द बैलेंस बिटवीन वेरियस इकोलॉजिकल सिस्टम। अब वेरियस इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, जैसे कि यहाँ पर सी रहता है, सी का पानी उठेगा, वाष्पीकरण होगा, फिर वो बादल बन जाएगा, बादल बन के फिर वो अपने एरिया में रेन होगी, फिर रेन के थ्रू फिर वहाँ पर रिवर आएगी और रिवर एंड में जाके वापस सी में मिल जाती है ना। तो ये एक तरीके का साइकिल है। आपने ऑलरेडी इसको साइंस की क्लास में 10th में बार बार पढ़ा है। वाष्पीकरण की क्रिया है, यहाँ से उठा, और जैव विविधता का सिद्धांत, बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं। तो ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम्स चलता है। इसी को ही नेचर की हार्मोनी कहते हैं कि समुद्र का जल पहले भाप बन के बादल बनेगा, बादल से फिर बारिश होगी, बारिश बन के वो नदी में आएगा, नदी बन के वापस समुद्र में जाएगा, और बाद में जो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, यानी पेड़ों को जितना चाहिए, जितने पशु पक्षियों को चाहिए, वो सब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट।
दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप दैट्स इज कॉल्ड द नेचुरल हार्मोनी। सिंपल है ना, कोई इसमें ज़्यादा परेशान वाली बात तो नहीं है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब यहाँ पर है कि मल्टीपल जो फूड ऑप्शंस प्रोवाइडेड रहते हैं, लाइक अब जो है कोई भी एनिमल है उसके पास मल्टीपल फूड ऑप्शंस रहते हैं, केवल एक ही फूड ऑप्शन के साथ वो लाइफ टाइम सर्वाइव नहीं करता है। लाइक कि अगर शेर भी है तो उसके पास डिफरेंट एनिमल्स रहेंगे, वो डिफरेंट एनिमल्स के जो मांस है उसको कंज्यूम कर सकता है ना, नॉन वेज उसको कंज्यूम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही एनिमल के ऊपर कंज्यूम रहेगा। इसी तरीके से डिफरेंट वेजिटेबल्स के ऊपर कोई भी कंज्यूम किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज अवेलेबल होती है ना। अभी अपन जब चलेंगे लाइक कि फर्स्ट स्पीशीज किसको कहते हैं? फर्स्ट स्पीशीज वो होती हैं जिनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, जिसके अंदर आते हैं हमेशा पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो इतने भी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। इन पे फर्स्ट कंज्यूमर आते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर के अंदर छोटे कीट पतंगे जो उन डायरेक्टली प्लांट से ले रहे होते हैं, अपना भोजन उससे ग्रहण कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हाथी भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट कंज्यूमर यूजुअली छोटे बैक्टीरियाज को माना जाता है। और सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, फोर्थ कंज्यूमर, ऐसे फोर्थ फिफ्थ तक भी हमने देखा गया है। एंड में जैसे कि अब यहाँ पर ये प्रोड्यूसर को फूड, चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। तो इस तरीके की पूरी कैटेगरी आपने देख रखी होगी और सुन रखी होगी। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। इकोसिस्टम बना हुआ है। इकोसिस्टम यानी कि कहीं पे गर्मी होगी, कहीं पे सर्दी होगी और ये वेदर बार बार चेंज होता रहता है, इसी को हमारा इकोसिस्टम बोला है। सर्विस, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। न्यूट्रिशन रिसाइकल का मीन्स कि जो जीव जंतु वहाँ से गुजरते हैं उससे न्यूट्रिशन वापस से फलते फूलते हैं। लाइक कि बैक्टीरिया होने से या किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी रहती है, उसका जो स्कल्पचर रहता है, वहाँ पर एक तरीके का न्यूट्रिशन का वर्क करता है उस लैंड के लिए। ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस है, सारी की सारी नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेचर, प्रकृति कहीं भी आ जाती है। लाइक पत्थर से भी आप देखोगे, कहीं पे आपने पत्थर पहाड़ पे भी देखा होगा तो वहाँ पे भी एक पेड़ उगाएगा, एक छोटा सा पौधा उगाएगा। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। यही नेचुरल हार्मोनी के बेसिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अब इंटरकनेक्टेडनेस। अब इंटरकनेक्टेडनेस क्या है? इसके अंदर 4 ऑर्डर्स बताए गए। ये 4 ऑर्डर की बुक के अंदर काफ़ी कम डिटेल है। बुक यानी कि जो ऑलरेडी चल रही है आपके पास, मेरी बुक में जो हमने लिख रखी है उसमें तो हमने इसकी थोड़ी डिटेल बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर कोर्स के अंदर तो डिटेल है लेकिन बुक्स के अंदर इसकी डिटेल कम है। तो 4 ऑर्डर होते हैं नेचर के अंदर, ये याद रखिएगा। सबसे पहला होता है मटेरियल ऑर्डर। ये एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। तो मटेरियल ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या होता है? ये ऑर्डर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। इसके अंदर आपके लैंड आएंगे, मेटल्स आएंगे, ये बढ़ नहीं सकते। ये जहां है वहां है, जो है वो है, इसके अपने नेचर से, मींस के ये कम ज्यादा नहीं हो सकते। तो मटेरियल ऑर्डर इज द फर्स्ट पिरामिड होता है। इसके बाद आपका सेकंड ऑर्डर आता है प्राणिक ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर के अंदर, प्राणिक हिंदी वर्ड ही है ना। प्राणिक ऑर्डर, इसके अंदर जो आते हैं आपके प्लांट्स आते हैं। अब ये प्लांट्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स एक दूसरे को पहचानते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। मटेरियल ऑर्डर ग्रोथ नहीं करेगा, प्राणिक ऑर्डर ग्रोथ करेगा, ये याद रखना। इतना याद हो गया, 2 ऑर्डर आपको याद हो गए। देखिए मटेरियल ऑर्डर के अंदर क्या क्या आएगा? लैंड आएगा, सॉइल आएगी, वाटर आएगा, माउंटेन्स आएंगे, ये सारे मटेरियल ऑर्डर के अंदर आते हैं। मेटल्स आते हैं, ये ग्रोथ नहीं करता, दे आर ओनली एग्जिस्ट, ये पृथ्वी पर है और इनके ऊपर पूरी की पूरी पृथ्वी बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है प्राणिक ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर सारा का सारा जो रिसोर्सेज है इनसे यूज करता है। प्राणिक ऑर्डर के अंदर जितने भी वनस्पति आते हैं वो प्राणिक ऑर्डर में आते हैं, जो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। प्राणिक ऑर्डर, पौधा बड़ा होता है ना, इसलिए उसको कहा जाता है वो ग्रोथ करता है। जब प्राणिक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड ऑर्डर आपका आता है, जब मैं बुक में जाऊंगा तो एनिमल ऑर्डर के अंदर आएगा। अब ये एनिमल ऑर्डर भी ग्रोथ कर रहा होता है, एनिमल ऑर्डर एग्जिस्ट भी कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है और इनमें एक कॉन्शियसनेस भी है।
कॉन्शियसनेस यानी कि शेर को पता है कि दूसरा भी शेर है, हाथी को पता है कि ये दूसरा भी हाथी है, यानी कि उसमें एक चेतना का भाव होता है। उसको पता होता है कि ये जानवर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मैं इस जानवर को नुकसान पहुंचा सकता हूं। ये मेरे ही कास्ट कम्युनिटी का है, ये दूसरी कास्ट कम्युनिटी का है। आपने मगरमच्छ को देखा होगा, मगरमच्छ की जब माता मतलब जो फीमेल मगरमच्छ रहती है, वो जब माँ बन जाती है तो वो अपने बच्चों को मुंह में दबा के एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जाती है। और वहीं मगरमच्छ में इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो लोहे को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसकी इतनी पावर है, लेकिन उसको पता है ये मेरा ही जीव है, ये मीन्स कि कॉन्शियसनेस का भाव होता है ना। तभी तो डॉग्स हमारे जो वफादार बन जाते हैं और हमारे साथ रहने लग जाते हैं। उनको पता होता है मेरा मालिक है, मैं इसके साथ रहता हूँ। गाय को हम रखते हैं तब हमको पता, गाय को भी पता लगने लग जाता है मेरा मालिक है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें पता हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा भाव होता है, कॉन्शियसनेस का भाव होता है। तो पहला मटेरियल ऑर्डर है, सेकंड प्राणिक ऑर्डर है, और थर्ड एनिमल ऑर्डर है, और फोर्थ जो आता है वो ह्यूमन ऑर्डर का आता है, ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन ऑर्डर है ये क्या करता है, ह्यूमन ऑर्डर में क्या क्या होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते हैं, इनमें कॉन्शियसनेस होती है और इनमें इमोशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं जो प्रकृति ने केवल हमें ही दिए हैं। ऐसा वैसे तो बहुत से जीव जंतु में इमोशंस देखे जाते हैं, लेकिन यूजुअली हर इंसान में इमोशंस देखे जाते हैं। यानी वो खुश हो सकता है, वो दुखी हो सकता है, उसको ये तो पता ही होता है कि ये इंसान है, जानवर है, उसको कॉन्शियसनेस तो होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। तो 4 ऑर्डर बताए गए, इसलिए पूरे प्रकृति के अंदर, पूरे नेचर के अंदर इसका बायोडाइवर्सिटी बनाना, इसका इकोलॉजिकल सिस्टम बनाना और इसकी देख रेख करने की सबसे ज़्यादा जो लाइबिलिटी है वो ह्यूमन के ऊपर है। क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसी स्पीशीज है, एक ऐसा जीव है जिसके अंदर इमोशंस है। वो सैड हो सकता है, वो हैप्पी हो सकता है, उसके अंदर ब्रेन है, वो उसका ब्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। बाकी दूसरे जो जितने भी जानवर हैं उनके अंदर केवल कॉन्शियसनेस के बाद आके एक बात खत्म हो जाती है। उनको नहीं, उनकी क्रिएटिविटी के अंदाजा उनको कम होता है, उनकी आईक्यू लेवल कम होता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना, बहुत सिंपल है। तो चारों ऑर्डर रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डिफाइन द 4 ऑर्डर्स इन द नेचर। तो नेचर में फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर हमारा है सर मटेरियल ऑर्डर, है ना। मटेरियल ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मटेरियल ऑर्डर क्या करता है, केवल एग्जिस्ट करता है, ये याद रखना, है ना। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर हमारा आता है, सेकंड ऑर्डर आपका आएगा प्राणिक ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर क्या करता है, ये एग्जिस्ट प्लस ग्रोथ कर रहा होता है, क्योंकि प्लांट्स बढ़ेंगे, प्लांट्स एक दूसरे से बढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर है हमारा, नेक्स्ट ऑर्डर में हम जब जाएंगे तो हमको एनिमल ऑर्डर देखने को मिलेगा। एनिमल ऑर्डर क्या करता है, एग्जिस्ट भी कर रहा होता है, ग्रोथ भी कर रहा होता है और इनमें कॉन्शियसनेस भी होती है ना। अब इनमें कॉन्शियसनेस भी हो रही होती है। और लास्ट जो फोर्थ ऑर्डर है वो हमारा ह्यूमन का ऑर्डर है। ह्यूमन ऑर्डर क्या कर रहा होता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, कॉन्शियसनेस है इसमें और इसमें इमोशंस भी हैं, और यह आप कह सकते हो ब्रेन भी है। वैसे तो ब्रेन सभी में होता है, सारे जानवरों को पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या नहीं है। उनके डिफरेंट जो कह सकते हो कि किसी की आप कह सकते हो सूंघने की शक्ति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी की लंबाई अच्छी है, किसी के भागने की शक्ति स्ट्रॉन्ग है। तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये नहीं थे, तो उसने डेवलप करी, उसने कार बनाई, उसने बाइक बनाई। तो सबसे ज़्यादा जो लाइबिलिटी है अगर नेचर को संभालने की, तो वो ह्यूमन के ऊपर है। ठीक है, अब जो नेचुरल हार्मोनी है उसके एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आज तक हम मीट नहीं कर पाए, लाइक रिसाइकलेबिलिटी। रिसाइकलेबिलिटी लाइक कि मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आपने इसी तरीके से आप अगर वेस्टेज का एग्जांपल लोगे तो नेचर के अंदर कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। एक लकड़ी भी गिर जाएगी, एक पेड़ भी कट जाएगा तो वो दीमक खाएंगे, दीमक को कोई दूसरा जानवर खाएगा। इस तरीके से उनमें बायोडाइवर्सिटी बनी हुई होती है। तो सेल्फ रेगुलेशन भी होता है, यानी वो अपने आप को वापस से ठीक कर लेते हैं। नदी अपने आप को फिर से ठीक कर लेती है, वो अपने आप का पानी वापस से साफ हो जाता है। एयर पॉल्यूटेड जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड है, वो हमारे कारण नहीं है, वो नेचर के कारण नहीं है। पॉल्यूशन का मेन प्राइमरी सोर्स ह्यूमन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एंड द को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व ऑफ द म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स ऑफ द ऑल प्रिवेसिव स्पेस। यानी कि अब यहाँ पर आपको एक बात माननी होगी कि हमारा जो को एग्जिस्टेंस है नेचर के साथ, वो सह अस्तित्व है। को एग्जिस्टेंस विद सह अस्तित्व जो है वो
अगर ग्रोथ करता है तो उसमें ह्यूमन का काम है, और अगर वो डिमोलिश भी हो जाता है तो वो ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स कि अगर हम सोचते हैं कि हम एक प्लांट को कट कर देंगे, हम एक प्लांट को, मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, आई एडमिट दैट, हम एक प्लांट को कट कर देंगे और इसका ह्यूमन के ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला, ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला, तो ये हमारी गलती है। देखो, अगर हमने प्लांट कट किया तो प्लांट का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम, उसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी, वो क्या होगा, डिमोलिश हो जाएगी। आज क्या हो रहा है, आज जितने भी अर्बन एरिया हैं वहां पर स्नेक देखने को मिल रहे हैं, सांप देखने को मिल रहे हैं, जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो उनके लिए डिसाइडेड एरिया था, प्री डिसाइडेड एरिया था, उसको डिमोलिश कर दिया, वहां पर अब लैंड बना दिया, वहां पर फैक्ट्रीज लग गई। जब वहां पर फैक्ट्रीज लग गई तो वो जीव तो अभी भी वहां वास कर रहे थे, तो वो वापस अर्बन एरिया के अंदर बार बार माइग्रेट होकर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते जंगल से जाना, उनका जंगल घर है, जैसे हमको हमारा घर पसंद है, उनको भी उनका घर पसंद है, वो नहीं आना चाहते हमारे एरिया में अंदर, वो नहीं किसी ह्यूमन को परेशान करना चाहते। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वो उनको अनकॉन्शियस, इसलिए तो कह रहा हूं कि वो उनके अंदर ब्रेन नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, कॉन्शियसनेस है कि दिस थिंग इज दैट, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन के अंदर ही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको याद रखना है कि सारी थिंग्स क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और सह अस्तित्व में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, ह्यूमंस के ऊपर है। यानी कि अगर हमने कोई ट्री कट किया, अगर हमने कोई ट्री कट किया और उसका बायोडाइवर्सिटी, अब जैसे कि ट्री कट करने से उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा तो सर ट्री कट होने से रिवर जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरा का पूरा बिगड़ गया है, हमारे ओजोन परत में छेद हो गया है। वही जो बेसिकली एनवायरमेंटल के जो हमने सब्जेक्ट पढ़े थे, काइंड्स ऑफ द पॉल्यूशन, इसके अंदर सारे के सारे लिख सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब इमर्ज हो गया है। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। और होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द हार्मोनी ऑफ ऑल लेवल ऑफ द एक्सिस्टेंस। अब जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि सारे जीव जंतु में भगवान है, सारे जीव जंतु में कोई से न किसी देवी देवताओं का वास है, या इसको ईश्वर ने बनाया जैसे ईश्वर ने हमें बनाया है, तब तक हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ये चलता था कि तुलसी है, इसमें जी तुलसी और विष्णु जी का विवाह हो रहा है और इसमें भगवान का वासा है। हर घर में हिंदू परिवार के वहाँ पर आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा। पीपल के पेड़ को मत काटो, वहाँ पर स्वयं विष्णु जी विराजमान है, ब्रह्मा जी विराजमान है, ठीक है, उसको मत काटो, वहाँ पर दीपक लगाओ। ठीक है, नदियों को हमने नाम दे रखे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, तो ये सारी हमारे नदियों के नाम हैं ताकि हम इनको पॉल्यूट न करें, और इनको हमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। सारे जीव जंतुओं को, डिफरेंट जीव जंतुओं को हमने किसी न किसी भगवान के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये जुड़ने का और इसका परसेप्शन का बेसिक आइडियोलॉजी यही है कि आपको एक हॉलिस्टिक परसेप्शन बनाना होगा। आपको यही बनाना होगा कि नेचर ने सबके लिए सब कुछ दिया है, नेचर ने सबके लिए सब कुछ दिया है। केवल अगर आप अपनी अगली वाली पीढ़ी को उसको बर्बाद न करेंगे तो वो अगली वाली पीढ़ी तक पहुंचेगा और अच्छे ढंग से पहुंचेगा। यदि आप पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, यदि आप पानी को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो पानी हमेशा आपको मिलता रहेगा। ये हॉलिस्टिक परसेप्शन, और हॉलिस्टिक परसेप्शन यानी कि उसको एज ए क्राइम भी हमको कंसीडर करना है पॉल्यूशन को, और एज अ मीन्स के आप मानोगे कि वो स्पिरिचुअल के एक्टिविटी के विरुद्ध हुआ है, यानी कि आध्यात्मिक एक्टिविटी के विरुद्ध हुआ है। आप मान लीजिए कि कोई एक लैंड है, अगर उस लैंड से रिवर जा रही है, अब वो अगर केवल हमने उसको रिवर मान दिया तो उसको पॉल्यूशन की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर हमने उसको कहा नहीं, ये जो रिवर है ये हमारे पर्टिकुलर रिलीजन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर की कैटेगरी के अंदर है, यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई, तो ये एक हॉलिस्टिक जब हमने परसेप्शन उसके साथ ज्वाइंट करा, ये स्पिरिचुअलिटी उसके साथ ज्वाइंट करी, उसके क्योर होने की संभावना या उसके पॉल्यूटेड नहीं होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। होलिस्टिक परसेप्शन यही कहता है, होलिस्टिक यानी कि ऐसे पवित्र बोला जाता है, होलिस्टिक परसेप्शन यही कहता है कि आपको पूरे नेचर को ये समझना होगा कि ये आपका पूरा परिवार है। अभी तक तो आप पृथ्वी पे इंसानों को ही अपना परिवार समझ रहे थे, अब पूरे सारे जितने भी ऑर्डर हैं, भले वो प्राणिक ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो, तो उसका आपको जैव विविधता को समझना होगा। उसको समझना होगा कि अगर स्नेक ने आपको बाइट कराया तो इसमें स्नेक की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि आप स्नेक के पास गए थे, है ना, क्योंकि उसका तो नेचर है बाइट करना। अगर शेर ने
किसी इंसान को खा लिया, तो शेर का तो नेचर है मांसाहार खाना, है ना, कभी गाय नहीं खाएगी, कभी कोई वेजिटेरियन जिराफ नहीं खाएगा, है ना। तो आपको ये परसेप्शन समझना होगा कि सारे एनिमल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट उनका इकोलॉजिकल सिस्टम है। यदि आप उनको अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में नहीं परेशान करोगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हॉलिस्टिक परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 20-22 मिनट के अंदर पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने इसको बुक के अंदर मेंशन किया है, थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर कम रहती है क्योंकि हम जब डिलीवर कर रहे हैं तो पीपीटी में थोड़ी डिटेल कम है, लेकिन बुक में हमने इसमें काफ़ी डिटेल में लिखा है। मोस्टली बच्चों को भी ह्यूमन वैल्यूज़ में यही प्रॉब्लम आती है कि सर राइटिंग के लिए हमको मटेरियल नहीं मिल पाता। तो आप बुक ले सकते हो, किसी भी ऑथर की ले लो, हमारी लेना है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी ऑथर की एक बार बाय जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैटर लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए नोट्स प्रिपेयर जरूर करना। जय हिंद।